इंतखाबात का कश्मीर में वो मुकम्मल हो चुका है। 90 हलकों में से 24 हलकों में पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। इस मौके पे क्या वहाँ पे ऑब्वियसली 10 साल के बाद जब इंतखाब था, क्या वहाँ पे फ़ज़ा रही, क्या टर्न आउट था? अहमद, ये भी बिल्कुल। सुनने में आया कि तकरीबन 60% तक वहाँ पे टर्न आउट रहा है पहले नीलम, फेज़ में। यकीनन ये जिस मखसूस माहौल में हो रहे हैं वो भी बहुत अहम है। उस हवाले से भी हमने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ और इससे कबल जो इंतखाबात होते थे ना, अक्सर उसमें हम देखते थे कि जो बड़ी जमातें हैं या जो कश्मीर की नुमाइंदगी करने का दावा करती हैं, वो उसका बाइकआउट किया करती थी। एक हड़ताल भरपूर किस्म की हुआ करती थी। इस दफ़ा हमने देखा कि उस तरह का कोई मंजर देखने को नहीं आया और जो कंपेन है वो भी बहुत सारे जमातों की जानिब से भी, आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से भी भरपूर अंदाज से चलाई जा रही थी। तो ये क्यों अहम है, क्या उसका क्या मंजरनामा है पूरा कश्मीर का, ये तमाम चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस बिल्कुल, और करेंगे। इसी पे बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर जर्नलिस्ट शराज खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हमें पता था कि ये टॉपिक, इससे रिलेटेड जो सबसे अहम खबरें होंगी और पूरा निचोड़ जो है इस आपके पास होगा। बड़ी आपकी रिसर्च है, वैसे तो हर टॉपिक पे ही होती है, लेकिन बिलखसूस जब कश्मीर का मामला आता है तो इस पे मैचलेस हम ये कह सकते हैं कि आपकी रीडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो पहला मरहला मुकम्मल हुआ है, क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया, क्या रीड किया, किस माहौल में ये इंतखाब जारी था? टर्न आउट के हवाले से दावा यह है कि 60% था, लेकिन इंटरनेशनल जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं उनको वहां तक रसाई नहीं दी गई थी। आपके पास क्या इतलात पहुंची हैं, किस तरह से ये जो पहला मरहला मुकम्मल हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नीलम साहिबा और अहमद भाई और इस्लाम चैनल पर जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को खराज तहसीन और करना भी चाहिए। ये यूके में आपको पता है कि तकरीबन 2 मिलियन पाकिस्तानी रहते हैं और मोर लेस 2/3 कश्मीरी रहते हैं। तो इस्लाम चैनल ये प्रोग्राम कश्मीर के हवाले से कर रहा है और डायस्पोरा की अगर बात करें तो सबसे बड़ा डायस्पोरा यहाँ यूके में ही है। यानी आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान या मकबूजा कश्मीर के बाद अगर कोई काम कर रहा है तो वो मुतहर्रिक किस्म का डायस्पोरा यहाँ पर ही है, यूके में, लंदन में, जो काम करता है। और यहाँ बहुत एक्टिविटीज होती रहती हैं कश्मीर के हवाले से। आपने ये तो बता ही दिया है नीलम के ये जो इलेक्शन है 3 फेज में होंगे। पहला फेज 18 सितंबर को इलेक्शन हुए जिसकी टोटल 24 सीटें हैं। टर्न आउट आपने 60% बताया, लेकिन कश्मीर टाइम्स की वेबसाइट या उसकी जो एडिटर है अनुराधा बस्तीन, उनका मैंने रिसेंटली इलेक्शन से पहले इंटरव्यू भी किया है, उनसे मेरी आज फिर बात हुई है इस प्रोग्राम से पहले। तो वो भी यही कह रही हैं कि ओवरऑल 50% से ज्यादा ही टर्नआउट हुआ है। बाद हल्कों में कम हुआ है, बाद जगहों पर, और बाद जगहों पर ज्यादा हुआ है। और ये इलेक्शन खास करके जो 24 सीटों पर हुआ है, ये चनाब वैली और साउथ कश्मीर में ये इलेक्शन हुए हैं। दूसरा जो मरहला है वो 26 तारीख को, यानी 26 सितंबर को इलेक्शन होंगे, ना 25 सितंबर को इलेक्शन होंगे और 26 सीटों पर होंगे। तो उसमें जो 25 सितंबर को इलेक्शन होंगे वो सेंट्रल कश्मीर और जम्मू पीर पंजाब राजौरी के इलेक्शन होंगे। ये दूसरा मरहला होगा। और तीसरा मरहला जो है वो नॉर्थ कश्मीर के जो इलाके हैं, जिसमें ज्यादातर आप कह सकती है कि हिंदू बेल्ट है, जिसमें बारामूला है, कपवाड़ा है, ये जो है वहां पर इलेक्शन होंगे 1 अक्टूबर को। और ये 40 सीटों पर इलेक्शन होंगे। तो अगर मैं ये कह दूं कि 90 सीटों में से पहला मरहला जो है वो खत्म हो गया। इसमें जो आई मीन जो जो एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि जो वोटर है उसका एक गुस्सा और एग्जाइटी बहरहाल मौजूद थी, चूंकि 10 साल से जिस तरह के इकदाम कश्मीर के अंदर किए गए, जिस तरह उन लोगों को महरूम किया गया और दबाने की कोशिश की गई, यानी आर्टिकल 370 की एग्रोवेशन जो अब्रोगेशन है या उसको रिवोक किए जाने के बाद इंडिया ने कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को अपनी एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर जिस तरह किया और वहां पर कर्फ्यू नाफिज किए रखा, और वहां आज़ादी अज़ार राय का कोई हक नहीं किसी को मिलता है आज भी। जैसे कि आपने इंट्रो में कहा कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को या मीडिया को वहां रिपोर्ट करने के लिए नहीं जाने दिया गया।
यहाँ ये भी मैं बताता हूँ कि बैसियत ब्रिटिश कश्मीरी अगर यहाँ कोई लॉर्ड है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अगर मकबूजा कश्मीर के अंदर जाना चाहता है तो उसको वीज़ा ही नहीं मिलता। और ये एक वहाँ पर प्रॉब्लम रही। बहरहाल जो इलेक्शन में टर्न था वो तो हुआ ही है, लेकिन ज़्यादा जो अहम बात ये थी कि बहुत ज़्यादा ये इलेक्शन पुरअमन जो है वो रहे हैं। जब पहली तारीख को तीसरा फेज मुकम्मल हो जाएगा तो रिजल्ट जो है वो नताइज जो दे उसका ऐलान 8 अक्टूबर को किया जाएगा। अगर मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि जो 90 की असम्बली है, यानी 90 MLAs होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली, ये उसके बाद 5 स्पेशल सीटें हैं जिसमें वो जो स्टेट गवर्नर है जिसका नाम है मनोज सिन्हा, वो खुद नामजद करेंगे। उसमें 2 खवातीन होंगी और उसके बाद एक जम्मू पाकिस्तान से जाने वाले महाजरीन के लिए एक स्पेशल सीट है और 2 कश्मीरी पंडित, यानी टोटल 5 हो जाएगा। तो असम्बली हो जाएगी 95 की टोटल। तो उसके बाद होना वो भी जो है अब ये आप देखें कि सितम ज़रीफी ये है कि वो 5 जो हैं वो भी हिंदू यानी मजहब से ताल्लुक उनका होगा। अब आप ये देखें कि जो स्टेट गवर्नर है, पहले जो 370 था या आयन की 35A था आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, वो 1947 में जो महाराजा ने कहा जाता है कि जो अरेंजमेंट स्पेशल किए थे कि इस तरीके से दाखिली खुदमुख्तारी के एतबार से कश्मीर के लोग सेल्फ गवर्नेंस के तौर पर इस कश्मीर को चलाएंगे, और वो अरेंजमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दाखिल था। जिस तरह पाकिस्तान का आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 51 है जिसके तहत 1974 का एक्ट 1974 के तहत आज़ाद कश्मीर को चलाया जाता है। यानी ये एक सब्जेक्ट टू द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अंदर वो मौजूद है और खुद इस पर हुक्मरानी सेल्फ रूल नहीं करेगा, बल्कि ये ज़ेरे इंतज़ाम रहेंगे। कश्मीर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम रहेगा और मकबूजा कश्मीर इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम रहेगा until and unless के plebiscite will take place। जो राय शुमारी है, जो रेफरेंडम है, वो वहां पर दिया जाएगा यकीनन। तो अच्छा शराज साहब, ये आपने एक तफसील से जो इलेक्शन प्रोसेस है, आगे क्या मराहिल होने उस हवाले से बताएं। इसमें बहुत सारे पहलू हैं, उसमें हम चाहेंगे आपसे राय लें। एक इम्पोर्टेंट बात जो इस मरहले पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इससे कबल जो हम देखते थे कि अमूमन जो मकबूजा कश्मीर या जो इंडियन साइड ऑफ कश्मीर है, उसमें जो बड़ी जमातें हैं जो इंडिया के साथ नहीं रहना चाहती थी, उन्होंने, हमने देखा अवामी तहरीक भी वहाँ पे कश्मीर में चलती रही कि रेफरेंडम कराया जाए। इस हवाले से वो इन इलेक्शंस का बाइकआउट किया करती थी, हड़ताल होती थी उस दिन। सैयद अली गिलानी साहब, जो मीर वाइज उमर फारूक साहब और पूरी हुर्रियत की आदत थी, वो इन चीज़ों को लेके चलती थी। अभी हाल में जो हमने देखा, उसमें आप मेरी तो तस्हीह भी कीजिएगा अगर इसमें गलत हुआ, चूँकि इंटरनेशनल मीडिया पे तो बहरहाल यही रिपोर्ट हो रहा है कि इस हवाले से किसी ने इस बार इलेक्शन को मुतनाज़ा करार नहीं दिया। इलेक्शन में जो वोट डालने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं की, और बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग भी जो माजी में इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, अब मौजूदा जो इलेक्शंस हैं वो खुद या उनके हामी वो इलेक्शन में खड़े भी थे और अपनी कंपेन भी चलाते रहे, या अपने जो उनके पसंदीदा उम्मीदवारान थे उनके हक में। तो ये तब्दीली क्या वाकई है और ये किस वजह से है? अच्छा, वो राजा फारूक यादव साहब आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो उन्होंने 2 दिन पहले यहाँ लुटन में एक जलसे से खिताब किया और उन्होंने बैसियत वज़ीर-ए-आज़म, आपको पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ों का पता होता है चूँकि आप सलामती कौंसिल की मीटिंग में भी होते हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि जो 5 अगस्त, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राजा फारूक यादव और मेरा और आपका या नाजरीन का इस पर एग्री होने का कोई ज़रूरी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के जो इक़दामात थे, जो आर्टिकल 370 को रिवोक किए जाने के इक़दामात इंडिया ने किए हैं, वो एक पाकिस्तान की सलामती कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें शरीक थे, और ये जनरल बाजवा साहब का दौर था और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। तो 3 अगस्त को मीटिंग होती है और 3 अगस्त को
आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को बताया जाता है, यानी राजा फारूक अब्दुल्ला, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर एज वेल, उनको ये बताया जाता है कि इंडिया ऐसा इकदाम कर रहा है, और वो उन्होंने ये भी दावा किया है कि इंडिया ने ये इकदाम जो किए हैं आर्टिकल में, हो सकता है राजा फारूक अब्दुल्ला किसी गुस्से की वजह से कह रहे हो, वो उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत को कॉन्फिडेंस में लेकर किया है। और वो ये भी कहते हैं कि दुबई में कोई मुज़ाकरात भी इससे पहले हुए हैं इस हवाले से। और फिर उन्होंने ये भी दावा किया है कि किसी जर्नल ने उनको ये कहा है कि आप रियासत जम्मू कश्मीर ना लिखा करें, ये पुरानी बातें हो गई, अब चीजें तब्दील हो गई। तो मैं ये समझता हूं कि फिर जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा ने जर्नलिस्टों से, जिसमें हामिद मीर साहब हैं, बाकी लोग हैं जो कह रहे हैं, उनसे एक मीटिंग की थी फरवरी में, क्योंकि ये तो अगस्त में आया, तो फरवरी में मीटिंग की थी, तो उन्होंने जो कहा था कि कश्मीर के हवाले से हमें कुछ डिफरेंट अरेंज करना पड़ेंगे, हमारे टैंकिंगों में जंग लग गया। तो एक जो 76 ईयर से 75 साल से जो कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर अपने आप को दफन करते थे, पाकिस्तान के सब्ज हलाली परचम में दफन होना पसंद करते थे, उनमें एक मायूसी पाई गई। और 5 अगस्त 2019 के बाद अगर पाकिस्तान ये बाज रखना चाह रहा था, उसको पहले पता था कि ये होने जा रहा है, तो फिर वो अपनी फौजें भी ला सकता था, वो इंटरनेशनल सतह पर कोई मीटिंग ओआईसी की बुला सकता था, कुछ कर सकता था। आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद तो बहुत सारे मुजाहरे यहाँ भी हुए, दुनिया भर में हुए। इमरान खान साहब ने एक बड़ी अच्छी तकरीर की थी अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने हर जुमे को प्रोटेस्ट का एक ऐलान भी किया था। लेकिन समहाउ मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान अपने सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से, फिर उसके बाद जो माशी अदम इस्तेकाम है उसकी वजह से, वहां के कश्मीरी 5 अगस्त के बाद कुछ उनके अंदर मायूसी हो गई है। लेकिन डोंट फॉरगेट के जो इंजीनियर अब्दुल रशीद है, उन्होंने गैर अलानिया तौर पर वो वहां पर इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, उनकी जमात भी लड़ रही है, और उन्हें जमात इस्लामी चुके हैं, उससे तो आउट है, यानी इलेक्शन के प्रोसेस से आउट है, लेकिन उन्होंने अलायंस कर लिया है यानी इसके साथ, जमात इस्लामी के साथ। और बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग जो हैं, इंडिपेंडेंट, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमेशा 3-4 नस्लें फारूक शेख अब्दुल्ला की इक़्तिदार में आई, और हमारे जो प्रो पाकिस्तानी जो शिराज खान साहब, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी बड़ी माजरत के साथ, लेकिन सिर्फ एक नुक्ता मैं चाहूँगी कि आप इस पे भी ज़रूर राय दें कि पाकिस्तान क्या सोचता है, क्या कर रहा है, या पाकिस्तान ने फ़ौजें भेजी नहीं भेजी, या पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी की मीटिंग्स में क्या फ़ैसले हुए। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें जो कश्मीरियों का अपना सेंटिमेंट है वो कभी चेंज नहीं कर सकती, कि अगर वो हक़ खुद इरादियत की बात करते हैं और यूनाइटेड नेशंस की जो करारदादें उसके मुताबिक ये एक मुतनाज़ इलाका है, तो पाकिस्तान अपने जितने भी मसाइल में रहे, कोई स्टेटमेंट दे ना दे, कुछ करे ना करे, लेकिन कश्मीरियों का मौक़िफ़ तो अपनी जगह कायम ही रहता है। तो आपको नहीं लगता कि ये कहना कि चूँकि पाकिस्तान की ऐसी ख़बरें आना शुरू हो गई थी तो फिर कश्मीरी मायूस हो गए, तो वो अब उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया, ये थोड़ा गलत होगा? नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पॉइंट आउट किया है। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कह देता हूँ कि जो पाकिस्तान, हम जब बात करते हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत करते हैं, और अगर कश्मीर से पाकिस्तान एज ए रियासत के स्टेट बैकअप नहीं कर रही, वो पाकिस्तान की आवाम की वजह से नहीं कर रही, वरना ये बुज़दिल हुक्मरान तो बार बार बदलते रहते हैं, इनके अपने बिजनेस लिंक हैं। अगर आप देखें कि किस तरह ये सियासत, अपनी इंटरनल सियासत, मोदी का भी यही था, वो अपनी इंटरनल सियासत को चमकाने के लिए कश्मीर के ऊपर उसने कलाड़ा चलाया। अभी जो मैं बात कर रहा था कि जो यानी वो बात जो पहले वाली में कर रहा था, इसके बावजूद जो इंडिपेंडेंट हैं वो अब उस तरह जमातों की तरफ से तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, या प्रो पाकिस्तान है या प्रो अलहाके पाकिस्तान के लोग हैं। जो इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से बड़ी तादाद में इलेक्शन लड़। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें जो कश्मीरियों का अपना सेंटिमेंट है वो कभी चेंज नहीं कर सकती, कि अगर वो हक़ खुद इरादियत की बात करते हैं
और यूनाइटेड नेशंस की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक ये एक मुतनाज़ इलाका है। तो पाकिस्तान अपने जितने भी मसाइल में रहे, कोई स्टेटमेंट दे ना दे, कुछ करे ना करे, लेकिन कश्मीरियों का मौक़िफ़ तो अपनी जगह कायम ही रहता है। तो आपको नहीं लगता कि ये कहना कि चूंकि पाकिस्तान की ऐसी खबरें आना शुरू हो गई थी तो फिर कश्मीरी मायूस हो गए तो वो अब उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया, ये थोड़ा गलत होगा? नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा जबरदस्त सवाल पॉइंट आउट किया है। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कह देता हूँ कि जो पाकिस्तान, हम जब बात करते हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत करते हैं, और अगर कश्मीर से पाकिस्तान एज ए रियासत के स्टेट बैकअप नहीं कर रही, वो पाकिस्तान की आवाम की वजह से नहीं कर रही। वरना ये बुज़दिल हुक्मरान तो बार बार बदलते रहते हैं, इनके अपने बिजनेस लिंक हैं। अगर आप देखें कि किस तरह ये सियासत, अपनी इंटरनल सियासत, मोदी का भी यही था, वो अपनी इंटरनल सियासत को चमकाने के लिए कश्मीर के ऊपर उसने कलाड़ा चलाया। अभी जो मैं बात कर रहा था कि जो यानी वो बात जो पहले वाली में कर रहा था, इसके बावजूद जो इंडिपेंडेंट हैं वो अब उस तरह जमातों की तरफ से तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, या प्रो पाकिस्तान है या प्रो अलग पाकिस्तान के लोग हैं। जो इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से बड़ी तादाद में इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहां पर अगर जमातों की बात करें तो बीजेपी जो है अकेले जो इलेक्शन लड़ रही है, वो अकेले इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस जो अपोजिशन की भारत की बड़ी जमात है, उसके साथ उसने अलायंस भी छोटी बड़ी पार्टियों के साथ पिछले इलेक्शन में हिंदुस्तान में कर रखा था, इंतखाबी इलेक्शन, जिसमें उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की। उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस जो शेख अब्दुल्ला की जमात है, जो ज़ाहिर 1932 में कायम हुई थी, पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, फिर पार्टीशन के वक्त इधर हमारे यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो गई, उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई, और शेख अब्दुल्ला चौधरी गुलाम अब्बास जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हेड बन गए, और शेख अब्दुल्ला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड बन गए। बाद में इंडिया अब्दुल्ला गठजोड़ हुआ और वो उन्होंने अपने आप को अलायंस कर लिया, इंडिया के साथ कर लिया। उस पर बड़ा प्रोटेस्ट हमारे यहाँ भी हुआ। अभी ये जो जमातें हैं खास करके, ये अपने तौर पर भी छोटी छोटी जमातें हैं, वो भी जैसे महबूबा मुफ्ती की जमात है, इसी तरह जो ये उमर अब्दुल्ला है वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। और लगता यही है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो ये वादा कर रही है कि हम डेफिनेटली जो आर्टिकल 370 है वो उसको रिवोक करेंगे, 35A को ना, वो उसकी वो शिक जो है वापस बहाल करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में दाखिल करेंगे, 35 को भी दोबारा बहाल करेंगे, और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो भी बहाल करेंगे। और उसको इंडोर्स कर रही है, पहले तो ज़बानी कलामी बातें कर रही थी, लेकिन अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चूंकि उसके साथ अलायंस कर लिया है, तो उन्होंने भी वो भी ये कह रहे हैं, यानी ऑल इंडिया कांग्रेस ये कह रही है कि हम इसको दोबारा उस खुसूसी स्टेटस को बहाल करेंगे। लेकिन जो अजीब दोवल है या अमित शाह है, ये लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो कांग्रेस जो है हमेशा वो बयान कर रही है। चूंकि ख्वाजा आसफ ने ये कहा है कि हम कांग्रेस के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपने ताल्लुकात बहाल कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस अगर ये वादा कर रही है कि 35A और 370 का जो आर्टिकल है उसको खत्म करके कश्मीर की अपनी जो खुसूसी हैसियत है वो दोबारा बहाल करेंगे। यहाँ पर मैं एक आपको और सिनारियो भी देना चाह रहा हूँ इन इलेक्शन के हवाले से। देखिए, आप दोनों माशाल्लाह बड़े अपराइट जर्नलिस्ट हैं, टीवी एंकर हैं। ये जो कश्मीर के अंदर जो मुसलमानों की आबादी है वो अक्सरियत में है। ये आर्टिकल 370 के बाद ये चीज खटकती थी कि अभी कभी रेफरेंडम हुआ या यहाँ जैसे कि वादा किया गया है हक के खुद अरादियत का, तो कहीं अगर वोटिंग हुई तो कश्मीर के लोग, तो हमारे आज़ाद कश्मीर वाले तो कोई इनमें से नहीं चाहेगा कि हम इंडिया के साथ अलायंस कर देंगे। तो मकबूजा कश्मीर के या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के जो लोग हैं वो चूंकि ज्यादातर मुसलमान हैं, तो वो वोट हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ रहने के लिए दे दें। अब ये दर्द सर बना हुआ था भारतीय हुकूमत के लिए, भारतीय फौज के लिए, भारतीय रियासत के लिए, या
हिंदू डोमिनेटेड जो वहां पर एक्सरीती इलाके हैं उनके लिए। अब मसला ये है कि इसको काउंटर करने के लिए नरेंद्र मोदी की बीजेपी की हुकूमत ने कुछ अंतहा पसंदाना इकदाम किए हैं। वो इकदाम क्या किए हैं कि जो चूंकि ये स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का, तो आप वहां पर अगर आपके साथ पास बाशिंदा रियासत जम्मू और कश्मीर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप वहां जायदाद नहीं ले सकते, आप वहां कारोबार नहीं कर सकते, आप वोट नहीं दे सकते। तो इन्होंने ये जो स्पेशल स्टेटस खत्म किया तो उसके बाद हिंदुओं को लाकर मुसलमान अक्सरियत की आबादी के तनासब को बिगाड़ने की कोशिश की और लोगों को डोमिसाइल जारी किए। उससे अब आप ये देखें कि सितम ज़रीफी ये है कि अगर मैं आपको एक छोटा सा मोटा सा हिसाब बता दूं कि 2011 की मर्दमशुमारी में मुस्लिम आबादी 68.3% थी, जबकि हिंदुओं की आबादी 28% थी, 28.2% थी। मगर 2022 पे इस इलेक्शन से पहले जो हदबंदी कमीशन है उसने मुस्लिम अक्सरियत वाली आबादी कश्मीर में जहां रियासत की 56.15 यानी 56.15% आबादी रहती है, मुसलमानों को 47 नशिस्तें और हिंदू अक्सरियत जम्मू को 43 नशिस्तें दे दी हैं। यानी आप देखें कि जम्मू बेल्ट की कुल 25 सीटें बढ़ाकर 31 कर दी गई हैं और इसी तरह अकलीती फिरके को 39 नशिस्तें मिल सकती हैं, जबकि इनका हक 29 का है। यानी उन्होंने प्री पोल जो अरेंजमेंट किए हैं, जो रिगिंग किया है, जो अरेंजमेंट ऐसा किया है कि अगर हो सकता है चूंकि है मुसलमानों की बड़ी आबादी तो कोई मुसलमान ही वजीर आला बनेगा, लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि उस मुस्लिम अक्सरीती इलाके की जो पावर है उसको हल्का रखा। शिराज खान साहब, बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि इसको जैसे आपने स्टैट्स के साथ बयान किया है इसके ऊपर मजीद बात की जाए। हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है लेकिन आप हमारे साथ ही रहिएगा। अहमद, ये बड़ा अहम नुक्ता उन्होंने उठाया कि 10 साल इंतखाब नहीं कराया गया, लेकिन 10 साल क्या किया गया। 10 साल में 5 अगस्त भी जो खसूसी रियासत का स्टेटस था उसकी वजह से जो तहफ़्फ़ुज़ात हासिल थे कश्मीरियों को, उनको ख़त्म किया गया और ये कोशिश की गई कि आबादी का जो तवाज़ुन है वो बिगाड़ने की राह हमवार की गई। और अब ये जो हालिया दिनों में स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं और उसके साथ फिर इंतखाबात जो हो रहे हैं, अब जिस तरह की असम्बली बनेगी उसका मंजरनामा तो सामने नज़र ही आ रहा है, बाहर आ रहे हैं, हिस्सा भी ले रहे हैं। शिराज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ उनसे मज़ीद इस हवाले से पूछ लेते हैं। शिराज साहब, हमने तफसीली मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर आपकी राय ली, आपने उस हवाले से हमें आगाह भी किया। एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस इलेक्शन में, और अभी अमूमन तो हमने देखा कि ये पाकिस्तानी इलेक्शन से शायद इसका आगाज़ हुआ था, आज़ाद उम्मीदवार और उनकी बहुत बड़ी तादाद, और जीते भी वो बड़ी तादाद में थे। बहरहाल वहाँ पे एक डिफरेंट स्टोरी थी क्यों आज़ाद थे वो उम्मीदवार। फिर यहाँ ख़ुद बरतानिया में हमने देखा कि पहली बार बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए, उसमें से भी कुछ जीतने में कामयाब हो गए। और अब कश्मीर में भी इस बार जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जमातें अपनी जगह पे मौजूद हैं, कुछ नई जमातें भी आईं ये पिछले 5 साल का अरसा है उसमें, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में इस दफ़ा खड़े हुए हैं। तो ये इसको कैसे देखते हैं और क्या उनमें से कुछ जीत भी सकते हैं? इंजीनियर रशीद साहब उसमें प्रोमिनेंट हैं, उनके अलावा बहुत सारे लोग इस वक्त खड़े हैं। नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। अपसेट हो सकता है बहुत बड़ा। देखें, जो ये इलेक्शन हो रहे हैं ये अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो रहे हैं। डोंट फॉरगेट कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि एक स्टेट लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट की गई है, और ये स्टेट लेफ्टिनेंट गवर्नर के अख्तियारात जब मैं पढ़ रहा था तो आप हैरान होंगे कि ये तो सारी ब्यूरोक्रेसी को, ये तो सारे, यानी आप समझें कि वन मैन इन ऑल विद बिग पावर्स, उसके पास सब कुछ है। और ये जो असेंबली बन भी जाएगी, सितम ज़रीफी आप देखें कि असेंबली बन भी जाएगी तो बज़ाहिर जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होगा, वो चीफ मिनिस्टर, उसके ऊपर अख्तियारात लेफ्टिनेंट, ये जो गवर्नर है, अभी तो मनोज सिन्हा साहब है जो बीजेपी के हमायत याफ्ता है या उनकी पार्टी से उनका ताल्लुक है या उनके अपॉइंटेड करदा है, लेकिन बाद में
बी वो काबीना और फिर काबीना के जितने भी इजलास होंगे उसके बाद जो फैसले होंगे वो स्टेट गवर्नर से होंगे। अब ये मसला है कि जो कश्मीरियों के पास चॉइस क्या है, कश्मीरी अल्टीमेटली अपनी हक के खुदरदियत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रायशुमारी हो और फिर हमसे पूछा जाए कि हम किसके पास साथ रहना चाहते हैं। लेकिन जबर, खौफ और बर्बरियत और गन गरज और लाशें गिराकर उनकी फसलें तबाह करके उनकी मैशत उनको भूखा रखकर उनको कैद और बंद की सोबतों में रखकर ये इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली लोगों ने अपना गुस्सा दिखाना है, क्योंकि कमजोर आदमी का हथियार तो सिर्फ ही वोट की एक पर्ची होती है। वो वोट का पर्ची देकर वो अपना जो अपना एक्सप्रेशन है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी विल को एक्सप्रेस कर सकता है। तो जमहूरियत में ये वायद एक हथियार होता है। तो प्लेबिसाइड नहीं हुआ और इंडिया ने इकदाम कर लिए। डोंट फॉरगेट कि 84,000 मरबा मील का इलाका कश्मीर का है। अभी तो 14 मिलियन लोग मकबूजा कश्मीर में रहते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, आज़ाद कश्मीर और जो हिस्सा हमने चीन को दे दिया है, ये इसे वन एंटिटी, एक वादत है कश्मीर की। तो कश्मीर सारे का फैसला तो अक़वाम मुत्तहिदा ने, चूंकि इंडिया पाकिस्तान जब 1947 दो मुल्क बन गए तो कश्मीर की आज़ादी उस वक्त कश्मीर का फैसला नहीं हुआ, तो जंग हो गई और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल भी नहीं हम कहते इसको सीज फायर लाइन कहते हैं। 17 दिन जंग थी, सीज फायर लाइन कहते हैं। तो उसके बाद ये ब्लाइंड वर्ड है, ताकत के साथ माइट इज राइट है। इंडिया वो जमहूरियत का दम तो भरता है, लेकिन बाद में उसके इक़दामात हमेशा आपने देखे कि किस तरह के टूवर्ड्स कश्मीर। खुद तो जमहूरियत कहता है कि हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उसी जमहूरियत की जो चमकार है, जो बेनिफिट है या उसकी जो देवी है, उसको कश्मीर में घुसने नहीं दिया जाता। यानी होना तो ये चाहिए ना कि जो जेलों में पड़े हुए हैं कौन है, यासीन मलिक साहब जेल के अंदर है, जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन है। उसके बाद आसिया अंद्राबी जेल में है। बहुत सारे लीडर जितने भी हैं जो हुर्रियत के या अलादगी पसंद लीडर हैं, जो इंडिया के जेर तसल्लुत नहीं रहना चाहते, वो बाहर हों और इलेक्शन लड़े और इलेक्शन लड़के वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करें। लेकिन वहां पर उन सबको कैदो बंद में रखकर इलेक्शन करवाएंगे। और सेम हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जिस तरह 8 फरवरी को जो पीटीआई की लीडरशिप है उसको बंद कर दिया गया था और फिर इलेक्शन हुए और सेकंड और थर्ड और फोर्थ टियर के लोगों को उनके जलसे भी नहीं करने दिए गए, उनको यानी कैंपेन भी नहीं चलाने दी गई, और लेकिन लोगों ने बड़े पैमाने पर वोटें दी। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जो जमातें मसलन बीजेपी है, मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक बीजेपी ने जिस तरह के इंडिया के इलेक्शन में दावे किए थे कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे और आपकी बार 400 पार यानी 400 सीटें हमारी होंगी, लेकिन मोदी को शिकस्त हुई और बहुत बड़ी पैमाने पर, अगरचे उसने हुकूमत तो बना ली है ताजियों की वजह से, लेकिन उसका सूरज गुरूब होता हुआ हमें दिखाई दिया। इसी तरह सारे अंदाजे तजिए तो मेरे यही बताते हैं कि मकबूजा कश्मीर में इन इलेक्शन में 8 तारीख का जो सूरज तुलू होगा उसकी किरणें ये नवीद लेकर सामने आएगी, तुलू होंगी कि उस दिन बीजेपी मकबूजा कश्मीर में हार चुकी है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पिछले 12-14 साल से बहुत जुल्म किया है। अच्छा शिराज खान साहब, ये कश्मीर की बात तो होगी, हम चाहेंगे आने वाले दिनों में भी आप हमें ज्वाइन करें, जब इसके फेजेस मुकम्मल हों, नताइज सामने आना शुरू हों तो उसके ऊपर मज़ीद बात की जा सके। बड़ा अहम नुकता है। कांग्रेस की जानिब से भी अच्छा ऐलान है, लेकिन क्या वो हुकूमत में आने के बाद अगर मौका मिलता है कर पाएंगी या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये एड्रेस हम ज़रूर करेंगे, इन सवालों के ऊपर बात करेंगे, जैसे थोड़ी सी जो पोजीशन है वो वहाँ पर क्लियर होगी इंतखाबात की। पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान की पोजीशन भी इस वक्त ऐसी है कि एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन कभी कभी
ऐसा लगता है कि अभी तक वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बहस ही चल रही है और अब तो 1973 के आइन में भी, जिसको बड़ा जामे आइन समझा जाता था, उसको चेंज करना, उसमें 50 तजावीज़ आ गई कि ये चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाए, ये सारी बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में आईनी तरमीम के हवाले से जो तब्दीली करने की कोशिश की जा रही, उस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? आपको लगता है कि वाकई ज़रूरत है ये इस वक्त जल्दी जल्दी मुसव्विदा ला के जल्दी जल्दी ये जो अप्रूव कराने की कोशिश की जा रही है, क्या ये ज़रूरी है वाकई? क्या इस वक्त इतनी नाजुक सूरत हाल थी आईनी एतबार से कि बस 2-4 दिन में मामला निपटाना चाह रही थी हुकूमत? पहला शॉर्ट आंसर तो ये है कि नहीं, जो आपने कहा पूछा वो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप इस मुल्क में दुनिया की कदीम जमहूरियत के दारुल हुकूमत या कैपिटल में बैठे हुए हैं, हम प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पर जब कोई बिल आता है या कोई अमेंडमेंट आता है, पहली बात है कि बताइएगा आइन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मैं लॉ जब पढ़ रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को बड़े अच्छे तरीके से इसको मैंने पढ़ा है। यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, टाइम टू टाइम चलता है। जो होता है ना इस्लाम का जो नजरिया है इत्तिहाद का, जैसे जहाँ फंसता है आदमी तो इत्तिहाद कर लेता है, मुशावरत करता है, फिर आगे चलता है। इस तरह की लेजिस्लेशन यहाँ पर होती रहती है। जब यहाँ बजट आता है या लेजिस्लेशन में कोई तब्दीली आती है, जैसे अभी रवांडा के रिफ्यूजीज का आया था, तो ये सारी चीजें पहले मीडिया में तकसीब हो जाती है, वेबसाइट पे आ जाती हैं, उसके बाद फिर पार्लियामेंट के अंदर जमा हो जाता है, पार्लियामेंट का इजलास होता है, फिर पार्लियामेंट में एमपी वोट देते हैं, फिर उसके बाद अपर हाउस में जाता है, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता है, हाउस ऑफ कॉमन से। तो उसके बाद एक पूरी एक बहस चलती है मुल्क में, उसकी नीति ग्रीटी, उसके जो भी मुज़मरात हैं, फ़वायदे हैं, वो डिस्कस होते हैं। उसके बाद कंसेंसस डेवलपमेंट होते हैं। हुकूमत कुछ उसके अंदर अगर वोट में वो थ्रू नहीं होता तो वो ऑब्वियसली उसमें अमेंडमेंट की जाती है और फिर वो लेजिस्लेशन बन जाती है, और बाज़ वक़्त नहीं भी बढ़ती। और ऐसा भी है कि बाज़ मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट अपनी पार्टी के हुकूमत के खिलाफ वोट देते हैं, फिर उन्हें सरजनश उनकी की जाती है, उनको 2-3 हफ्ते के लिए पार्टी से निकाल दिया जाता है या इजलासों में शिरकत करने के लिए नहीं देते, पार्टी के फैसले के खिलाफ उन्होंने वोट दिया है। तो ये है जमहूरियत का हुस्न। जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, वो लेजिस्लेटर होते हैं, वो उनका ये अख्तियार है कि वो तब्दीली लाएं। लेकिन हमने देखा है कि ये एक तो ये नहीं कि मैं किसी की तरफदारी कर रहा हूँ, जो हर जुबान बद आम है कि पाकिस्तान के जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे उसके नतीजे में एक अरेंजमेंट या एक इंतजाम खड़ा किया गया है, और ये अरेंजमेंट जो है इसको ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर अवाम की जो राय है वो शामिल नहीं है। यानी लोगों ने इस हुकूमत को वोट नहीं दिए जो इक़्तिदार में आ गए। अब मसला ये है कि हमारी जो वो ताकतें हैं जो इस मुल्क के मामलात को देखती हैं बिहाइंड द स्क्रीन, वो अगर मोहसिन नकवी की बात हम करें, औरंगजेब जो वज़ीर दाखिला है उसकी बात करें, या दूसरे जो लोग हैं, जो ये सारा एक गठजोड़ हो गया है कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। तो ये अमेंडमेंट बेसिकली काजी फाइज ईसा स्पेसिफिक थी और है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है, अवाम कह रही है, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने जो फैसले किए हैं, खास करके वो सब फायदा पहुंचाया है मौजूदा सेटअप या इस निज़ाम को। तो अब अगर शाहिद खाकान अब्बासी की बात करें, जो पहले हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो ये कह रहे हैं कि लोगों से पैसे लेकर ये इलेक्शन जितवाए गए हैं, एमएलए बनवाए गए हैं, एमपीए बनवाए गए हैं। और बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग की सीटें टोटल तकरीबन 17 हैं और 17 सीटों वाले को वजारत उज़्मा दे दी गई, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब को बरतानिया से ले जाकर उनको सारे मिनिस्ट्री दी गई, उनके सारे केस ख़त्म किए गए और उनको वज़ीर आज़म के तौर पर यहाँ से लाया गया पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद ये तब्दीली आ गई, उनको भी इक़्तिदार नहीं मिला और उनके भाई को, चूँकि वो मैनेजेबल थे, मियां नवाज शरीफ के अंदर वो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया था, वोट को इज्जत दो, वो किसी
वक्त भी किसी मौके पर भी भड़क सकता है और सारा निज़ाम जो है वो कंप्रोमाइज किस्म का जिस तरह है उसके खिलाफ बोल सकते हैं। तो इस वजह से उन पर एतबार नहीं किया गया और शहबाज शरीफ साहब को पर एतबार किया गया। अब मसला ये है कि अदालतों के अंदर इनको खतरा क्या है? जो नेक्स्ट 2-3 चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, जो प्रीवियस अरेंजमेंट के मुताबिक है कि एक की जो एज है वो सर्टन हद तक जब हो जाएगी 63 तक, तो उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा, उसके बाद नया आ जाएगा। उसका टेन्योर कितना होगा? 3 महीने का है, 3 साल का है। ये तो उन जजों का, यानी मंसूर अली शाह के, क्योंकि ये करते क्या है, ये करते इस तरह है कि पूरा जजों का जो बैकग्राउंड है उसको देखते हैं, पूरी सीवी निकालते हैं, ये करप्ट है नहीं है, इसने कई फैसले किस तरह के दिए हैं, किस पार्टी के हक में दिए हैं, किस पार्टी के खिलाफ दिए हैं, ये टफ बोलता है, ये क्या करता है, इसकी सीवी हमारे पास है, इसने इनकी फिल्में भी हमारे पास हैं, इनकी रिकॉर्ड की हुई कोई चीज भी है, मैनेजेबल है, ब्लैकमेल कहाँ से हो सकता है। तो इस तरह के जो डटी आपको ये कहें कि अगर आप अपने सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको तो ऐसी लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि आप का कॉन्स्टिट्यूशन उसको सेफ गार्ड हो सके, यानी उस पर तहफ़्फ़ुज़ हो सके बेहतर अंदाज में। यहाँ ये हो रहा है कि मैनेज की जा रही हैं चीजें कि सुप्रीम कोर्ट में अमेंडमेंट ऐसी लाई जाए, ना सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन मिले, बल्कि 3-4 जज जो पीछे आ रहे हैं वो भी उनका रास्ता रोका जाए, और ना सिर्फ ये बल्कि एक रिटायर्ड काउंसिल के जरिए जजों की अपॉइंटमेंट का, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार बनाया जाए। तो ये यकीनन शराज साहब और बिल्कुल। अच्छा शराज साहब, ये तो आपने इस हवाले से तफसील से बता दिया। अभी बज़ाहिर और कुछ दिनों के लिए तो ये मामला लग रहा है कि शायद ठंडा हो गया, या फौरी तौर पे हुकूमत तो चाह रही थी एक ही रात में इसको अप्रूव करा दे, फिर हमने देखा और वो समझ रहे थे कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, लेकिन जो इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से भी एक रद्द-ए-अमल सामने आ रहा था। फिर मौलाना फजलुर रहमान, जिनकी अभी तक लग रहा था कि वो शायद हुकूमत के साथ जाने पे तैयार हैं, लेकिन कल उन्होंने एक बयान वाज़िया दिया कि वो अभी इस बारे में उन्होंने मुस्तरद का लफ्ज़ भी उन्होंने यूज़ किया कि उन्होंने मुस्तरद कर दिया, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर तो ये सब कुछ काजी फाइज ईसा साहब के लिए ही है तो वो फिर अक्टूबर के आखिर से पहले पहले हुकूमत को मैनेज करना पड़ेगा, और क्योंकि अगर वो ना हुकूमत अपने नंबर्स पूरे कर सकी तो फिर इस तरमीम के आने का उनको नुकसान ही शायद हो इन फ्यूचर, फ़ायदा तो नहीं होगा। अगर तो ये जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है कि बज़ाहिर सबसे बड़ी हुकूमत यही चाह रही है इसे हासिल करना कि काजी फाइज ईसा जो है वो कुछ अरसा मज़ीद ठहर जाएँ, तो कैसे आपके ख्याल में ये मैनेज हो पाएगा? पीपल्स पार्टी का एक अपना स्टांस है, नून लीग तो ज़ाहिरी बात है चाह रही है इसमें हर सूरत इसको लेके आना, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत में आसान नहीं होता जब नंबर्स ऑलरेडी पूरे ना हो। फिर हम मौलाना फजलुर रहमान का भी रद्द-ए-अमल देख रहे हैं, तो आपके ख्याल में इन सब के बावजूद भी किसी ना किसी तरह मैनेज किया जा सकता है? देखिए, कहते हैं ना कि ये जो डंडा है ना, ये अगर चलाया जाए तो फिर तो ऐवानों पर चलाया जाता है, लेकिन ऐवान भी रद्द-ए-अमल करते हैं, और अगर रियासत का डंडा जो है वो कानून के ताबे हो और उसको चलाया जाए तो मेरे ख्याल में वो रियासत की ताकत बन जाता है। यहाँ पर काजी फाइज ईसा क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम कमजोर लोग हैं तो काजी फाइज के बारे में कुछ कहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्सटेंशन और भी है जो नेक्स्ट ईयर आ रही है। बिल्कुल। एक एक्सटेंशन जो है वो आर्मी चीफ की भी है, वो 3 साल की एक्सटेंशन चाह रहे हैं, 4 साल की चाह रहे हैं, अल्लाह जाने उनका क्या है। तो वो भी, चूंकि जब हम मुसद्दे की बात करते हैं, देखिए इसे जोक के मुसद्दा वज़ीर कानून को भी नहीं मिल रहा है, और मुसद्दा मौलाना फजल रहमान को रात को 2 बजे मिलता है, और 2 बजे वो कमरान, वो उनके है जो माइकल, उनको कहते हैं कि आप ये पढ़ें, कामरान मुर्तज़ा, वो उनको कहते हैं कि पढ़े, तो वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो बिलावल भुट्टो साहब उनके पास आ जाते हैं। तो आप अंदाज़ा ये करें कि वो कहते हैं कि उसके अंदर जो है उन्होंने जो मौलाना साहब ने एतराज़ात उठाए, लेकिन मौलाना साहब मैनेजेबल हैं, लेकिन मैनेजेबल हो सकते हैं, लेकिन उनकी सियासत दाव पर है। सियासत दाव पर किस तरह है कि जो वोट बैंक है या जो पब्लिक के सेंटीमेंट हैं या इनकी जो सियासत है, पिछले इलेक्शन में अगर हम देखें तो इनकी 17 सीटें थी, अब इनकी जो 4 है या 7 हो गई हैं तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा से। खुद ये खैबर पख्तूनख्वा से नहीं जीते हैं बल्कि बलूचिस्तान से जीते हुए।
तो इनको पता है कि लोग या आवाम जो है वो पीटीआई के साथ है। और अगर मैंने चूंकि इक़्तिदार पहले इंजॉय किया पीडीएम के दौर में, और मेरी जो निगरान हुकूमत थी वो भी थी, मेरा बेटा भी वजीर था, मेरा भाई भी वजीर था, मैंने सीनेटर भी बनवा लिए, सारा कुछ कर लिया, लेकिन लोगों ने मुझे तो बिल्कुल ही वोट नहीं दिए और मेरी सियासत खत्म हो रही है। तो खैबर पख्तूनख्वा स्पेसिफिक की वजह से, सियासत की वजह से, वो अगले इलेक्शन में या अगला जो निज़ाम होगा उसके लिए अपनी अनीक खेल रहे हैं। वरना वो अभी तो अगर उनको शॉर्ट टर्म अगर खेलना होता तो उनको सदारत भी ऑफर हो चुकी है। शिराज खान साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी इज्जत भी बचा ली है, साख भी बचा ली है, और किसी हद तक 1973 का आइन जिसकी वो बहुत बात करते दिखाई देते थे उसको भी बचा लिया है। कुछ पार्लियामेंट की लाज रख ली है उन्होंने कि इतना भी आसान नहीं है इसको मैनिपुलेट करना। अभी भी आप स्टैंड ले सकते हैं। अभी भी जब अंधाधुंध आपसे कोई चीज़ अप्रूव कराने की कोशिश की जा रही हो तो आप उसके सामने आपकी चंद सीटें भी हों तो आप चट्टान की तरह खड़े हो सकते हैं। पार्लियामेंट की या किसी रुकने असम्बली की या किसी जमात की ये ताकत है। उन्होंने गैर जमहूरी ताकतों को ये दिखाया है इस दौर में। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की। अक्सर हम यहाँ पे भी लोगों से बात करते, सब सवाल यही पूछते हैं कि इमरान खान साहब का अब क्या फ्यूचर होगा। लाहौर में जलसा होने जा रहा है, लाहौर के एक जलसे से ही उनकी सियासत जो है वो तब्दील हो गई थी, उनकी शख्सियत तब्दील हो गई थी, उनकी फ़ैन फॉलोइंग तब्दील हो गई थी। आज 21 सितंबर को फिर जलसा होने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आर या पार होगा। अब उनकी अपनी सियासत के बारे में वो ये कह रहे हैं कि आर या पार होगा क्योंकि हुकूमत कोशिश करेगी इस जलसे को नाकाम बनाने की, या किसको वो ये पैगाम दे रहे हैं कि ये जलसा आर या पार होगा? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जो जेल से पैगाम कल भेजा है कि किश्तियां जलाकर, जो एग्जैक्ट वर्ड हैं, जो साफी के जरिए रिपोर्ट होते हैं, साफी अपनी मर्जी से बहरहाल भेजते हैं चीजें आगे, तो वो कह रहे हैं किश्तियां जलाकर आपने इस जलसे में आना है। किश्तियां जला का मतलब ये है कि आपने ज़ाहिर है इसमें भरपूर शिरकत करनी है। ये नहीं देखना कि आपका एमएलए जो है वो पहुंच रहा है, आपका फलां लीडर पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, आपने बाहर सूरत इस जलसे में शिरकत करनी है। अब देखें कि अगर ग्राउंड रियलिटी देखें या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या फिर जमहूरियत की बात करें, तो ये तो उनका हक है कि जलसा करें। कोई भी पार्टी है, अगर कल किसी और की हुकूमत आ जाती है, यानी पीटीआई की हुकूमत आ जाती है और ये जलसा करें, नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले या जेयूआई वाले, और इजाजत ना मिले तो हम उस पर प्रोटेस्ट करेंगे, चूंकि ये तो क्लियर कट अगेंस्ट दी बेसिक थ्योरी ऑफ दी डेमोक्रेसी है कि किसी को अपने आप को एक्सप्रेस करने का, जलसा करने की इजाजत ना हो। इसके ऊपर जो है मेरी मालूमात किया है कि 3 रुकनी एक बेंच बन गया है वो कोर्ट में, और वो फैसला करेगा कि आया इनको जलसे की इजाजत दी जाए या नहीं दी जाए। अगर जलसे की इजाजत नहीं देंगे तो ऑब्वियसली फिर लोग रुकावटें तोड़ेंगे, मोबिलाइजेशन होगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद चूंकि इस्लामाबाद का जलसा हो गया था, पुरअमन हो गया था, तो ये जलसा शायद होगा। चूंकि पंजाब के अंदर जब से सलमान अकरम राजा साहब हैं या लतीफ़ खोसा साहब हैं या दूसरे जो पंजाब की नई जो लीडरशिप अभी आई है, उनको जोर लगाना पड़ेगा, अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि हम लीड कर सकते हैं, हम लोगों को बाहर निकाल सकते हैं, वरना इनका अपना फलाप ही होगा। और लोगों को पता है कि इमरान खान के लिए तो लोग निकलते हैं, लेकिन सेक्रेटरी जनरल हाल ही में सलमान अकरम राजा साहब बने हैं, लतीफ़ खोसा साहब को बड़ा मैंडेट मिला है। फिर इसी तरह अगर बार की बात करें, अब मसला ये है कि हमारे मुल्क में यहाँ प्रोग्रामों में टाइम खर्च नहीं होता, पार्लियामेंट हमारी तकसीम है, सोसाइटी में पोलराइजेशन है, फिर इसी तरह पार्लियामेंट और वर्सेस अभी ये जो अयाज सादक साहब है और अहमद खान हैं जो पंजाब असम्बली के स्पीकर और नेशनल असम्बली के, उन्होंने ये लिखा है कि जनाब आप इनकी मखसूस नशिस्तें इनको न दें, इलेक्शन कमीशन के को कहा है कि आप उनकी नशिस्तें न दें। तो इलेक्शन कमीशन में भी ये गड़बड़ कर रहे हैं। और एक्सटेंशन वाला मामला, वो राजा सलमान साहब जो है, मेरे ख्याल में सिकंदर राजा, उनको तब अमेरिका में भेजना चाहिए और वो उनको
डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस का वो कमिश्नर बनाना चाहिए इलेक्शन। ये भी कितनी अजीब बात है शिराज खान साहब के दुनिया में इतने बड़े बड़े मसले चल रहे हैं, कोई चांद पे पहुंच रहा है, किसी के और बड़े बड़े मसले हैं, कोई नए से नए तरीके से जो एनर्जी बहरान है उस पर काबू पाने, कहीं क्लाइमेट चेंज जो है उसके ऊपर डिबेट्स हो रही हैं, और इधर पाकिस्तान में जो सारी डिबेट है वो हमें इस बात पे करनी पड़ी है कि ये जो लाहौर वाला जलसा होगा इसकी इजाजत मिलेगी या नहीं। अब इससे ज़्यादा नाजुक सूरत हाल क्या हो सकती है जिससे कभी पाकिस्तान निकला ही नहीं है। बहुत शुक्रिया, बड़ा डिटेल में आपने हमें टाइम दिया, बिलखुसूस कश्मीर के हवाले से जिस इशू को मुकम्मल तौर पर हम देख रहे हैं कि इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में भी सारी डिस्कशन यही होती है कि जलसा होगा नहीं होगा, आर होगा पार होगा, तो सारी डिस्कशन इसी से मायूसियां होती है ना कश्मीर के अंदर। यहाँ के आज़ाद कश्मीर की बात करें, डायस्पोरा की बात करें, मकबूजा कश्मीर की बात करें, लेकिन डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान की कौम बहुत अजीम कौम है जो ये सारी नाहमवारियों के बावजूद हमेशा आग के सच के साथ खड़ी होती है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, और ये शारग जो है जब तक हम उसको छुड़ाएंगे नहीं और उसको आज़ाद नहीं करवाएंगे, पाकिस्तानी कौम मेरे ख्याल में बैकअप नहीं करेगी। जी यकीनन, बहुत शुक्रिया शिराज खान साहब। और हम तो दुआ गो हैं हमेशा से कि जो कश्मीरियों का बुनियादी हक है उनको हक़ खुद इरादियत वो मिले, और उसके बाद वो जिस तरफ जाना चाहें अपनी मर्ज़ी से जाएं। और ये जो सबसे बड़ा एक राइट है जिसके ऊपर हमने देखा पूरी तहरीक भी ये खड़ी है और बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दी हैं और अभी तक दे रहे हैं कश्मीरी मुसलसल, तो ये हक़ जो है वो उनको मिले। बहरहाल नीलम, यकीनन शिराज खान साहब ने डिटेल में बात की कश्मीर के हवाले से भी, पाकिस्तान के हवाले से भी, और जो पहला सेगमेंट था उसमें हमने पूरी जो कश्मीर के ये इलेक्शन है ना सिर्फ उसके स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बात की, उसके प्रोसेस के हवाले से बात की, बल्कि उसका इम्पैक्ट क्या है वो भी डिस्कस किया शिराज साहब के साथ। वो बिल्कुल ठीक है। कश्मीर के जो हालात हैं, कश्मीर के जो हालात हुए 5 अगस्त के बाद 370A जो खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई, वो भी एक दिल दुखाती है चीज़, क्योंकि पाकिस्तान हो या इंडिया हो, होना वो चाहिए जो कश्मीरी चाहते हैं। हक़ के खुद इरादियत हर कौम का हक़ है और ये कश्मीरियों को भी हक़ मिलना चाहिए। और ये वो भी बातें नहीं हैं कि हम नहीं मजलूम कह रहे, ये यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक वो एक मुतनाज़ इलाका है और हक़ के खुद इरादियत की जो उनकी स्ट्रगल है वो जारी है, वो जारी रहेगी, चाहे हुकूमतें कुछ भी तब्दील करती रहें, जो सेंटिमेंट है वो अपनी जगह मौजूद रहेगा। लेकिन फिर जब मैं पाकिस्तान के ऊपर वापस आती हूँ तो अफसोस इस बात का होता है कि इस वक्त जितनी संजीदगी की ज़रूरत है, जितनी मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाने की ज़रूरत है, सारी की सारी एनर्जी हुकूमत की, आवाम को जो फीड किया जा रहा है सारा दिन, वो यही किया जाता है कि जलसा होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पहुँच जाएं या ना पहुँचे, मार पड़ेगी, जेल भर दो, नहीं भरनी जेलें। ये चीज़, हाँ यकीन, ये जो आपने कहा ना, आ गए जेलें भरने से, और इसमें ना मौजूदा अपोजिशन ना मौजूदा हुकूमत कसूरवार है। ये तो हम मुसलसल पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं ना। अभी आज अगर एक चीज़ के ऊपर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा सख्ती है, माजी में हम देखते थे कि ये ऐलानात किए जाते थे कि जो किसी और के जलसे के लिए कुर्सियां देगा उसका कारोबार बंद कर दिया जाएगा। तो अगर अभी तक पाकिस्तानी सियासतदानों ने ये सीखा ही नहीं तो फिर हम बार बार इन चीज़ों को रिपीट होता हुआ देखेंगे, जो यकीनन दुख का बाइस है, अफसोस का बाइस है। आज का प्रोग्राम हमने जो है वो पेश किया, अपने नाज़रीन के साथ आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इस वक्त हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।